हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? माय लवली एंड स्वीट गर्ल्स एंड बॉय। सो आज का जो टॉपिक है वो है जैवीय वर्गीकरण। ये टॉपिक नहीं है, चैप्टर का नाम है जैवीय वर्गीकरण, है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़, द्विनामकरण पद्धति, त्रिनामकरण पद्धति वगैरह, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है उसी वर्गीकरण के अंतर्गत। पहला अध्याय मैंने बताया था आपको, ये दूसरा सेकंड चैप्टर है ना। तो पहला अध्याय मैंने बताया था वर्गीकरण क्या है ना। वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने आपको परिभाषा दिया था, लेकिन एक बार और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इस क्लियर करे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं कि किसी भी संसार में जितने भी जीव है उसको कैसे बांटा गया था, कितने जगत में बांटा गया था, वर्गीकरण आज करेंगे फाइनली। जबकि हमने पहला अध्याय आपको बताया था कि वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहला अध्याय में कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें केवल परिभाषा है बस लिए। तो वर्गीकरण का परिभाषा क्या बताया था मैंने कि वह वर्गीकरण ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न जीवों को उसके लक्षण, समानता और असमानता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। अब बताया था मैंने ना, ये वाला पौधा और मनुष्य। मनुष्य में भी कोशिका होता है, पौधा में भी कोशिका होता है। अब दिक्कत आती है कि किस में रखें इसको, किस जगत में रखें। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी वर्गीकरण और वर्गीकरण की प्रणालियाँ। बहुत सारी प्रणालियाँ आई, द्विजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, चतुर्जगत प्रणाली, पंचजगत प्रणालियाँ। छठ मत बोलना है, छठवा नहीं आया, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत इसको देखना पड़ेगा कि पौधे में कौन कौन से लक्षण हैं, मनुष्य में कौन कौन से लक्षण हैं। तो दोनों लक्षण को अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पश्चात उसको हम लोग किसी जगत में रखेंगे। जैसे कि पौधे को रखा गया है आपका प्लांटी जगत में, मनुष्य को रखा जाता है एनिमिलिया जगत में। ये 5 जगत वर्गीकरण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग वर्गीकरण के बारे में बताया मैंने आपको, क्लियर हो गया। वो हमारा मेन टॉपिक नहीं, ये सब टॉपिक हम लोग पहला अध्याय पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ठीक से नहीं बता रहा हूँ, है ना। हमारा मेन पॉइंट यहाँ शुरू होगा, अच्छा समझ आना शुरू यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो वर्गीकरण के प्रकार, पहले बात ये हो गया वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण के प्रकार। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो पुस्तक में दिए गए हैं, इसके आधार पर ही बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप ये टॉपिक छोड़ दे, तो मैं इस टॉपिक को छोड़ने ही वाला था, लेकिन क्या बताऊँ कि आपको कुछ दिक्कत ना हो ऐसे करके ना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कृत्रिम वर्गीकरण, वर्गीकरण के प्रकार क्या है, कृत्रिम वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा आपका है प्राकृतिक वर्गीकरण, और तीसरा क्या आता है आपका जाति वृत्ति वर्गीकरण, ठीक है। अब आपको लगेगा कि कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, नहीं। कृत्रिम का मतलब क्या है समझिए हम, है ना। इसमें क्या होता है कि किसी भी पौधे हैं उसको उसके लक्षण हैं, उस लक्षण को आधार मानते हैं और समानता और असमानता के आधार इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, है ना। क्या करना है, वर्गीकृत करना है। प्राकृतिक मतलब इसमें केवल क्या देखें, समानता और असमानता देखें। हालांकि वर्गीकरण हम ही करेंगे ना, कृत्रिम मतलब हम करते हैं वाला है, और प्राकृतिक मतलब प्रकृति करता है ऐसा वाला नहीं, इसमें भी हम ही करेंगे, लेकिन उसके प्राकृतिक गुणों के आधार पर करेंगे। जैसे कृत्रिम में क्या होता है कि उसके समानता असमानता देखेंगे पौधे के और उसको रख देंगे कि ये इस जगत में रहेगा। प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या होता है, इस जगत में जीवों के जो बाह्य आकृतियाँ हैं, संरचना है, इसमें भी समानता है, इन सबको देखेंगे और उसको वर्गीकरण करेंगे। जाति वृत्ति में क्या होता है, इसमें क्या करेंगे कि पहले इसको देखेंगे कि वो कौन सी जाति से आ रहा है, मतलब उसका जो विकासात्मक या अनुवांशिक संबंध किस आधार पर है, उसकी तुलना करेंगे, उसको रखेंगे फिर, है ना। जैसे कि पौधा है, पौधा कहेंगे तो इसके जो पूर्वज थे वो पौधा थे कि क्या थे, जंतु थे क्या, है ना। इसको देखेंगे पहले कि ये क्या था, इसका विकासात्मक संबंध किस क्षेत्र से है, कहाँ से है, नारी से है कि गिराव से, कहाँ से है ना। तो इसको देखना पड़ेगा, देखने के बाद ही हमको इसको डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सी जगत में रखा जाए। तो इसको जाति वृत्ति वर्गीकरण कहते हैं। तो ये केवल समझने के लिए लिखिएगा मत आप कॉपी में। तो वर्गीकरण की प्रणालियाँ में चलते हैं, ये आपका नया टॉपिक शुरू होता है। पहला प्रणाली आपका द्विजगत प्रणाली, ठीक है, द्विजगत प्रणाली। इस द्विजगत प्रणाली में क्या हुआ था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए तो हम लोग पहले बात करते हैं। यह पद्धति लिनियस द्वारा 1758 में दिया गया था, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, समझने के लिए बताया ना। इसमें संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में विभाजित किया गया था, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे जो भी है, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जो भी है, शेर भालू हाथी जो भी है ना, उन सबको, पूरे जगत को केवल 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, ठीक है। एक पद्धति लीनियर द्वारा, यह पद्धति लीनियर द्वारा 1758 में किया गया था। इसमें संपूर्ण जीव जगत को 2 जगतों में विभक्त किया गया था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाले जीव को पादप जगत में तथा अप्रकाश संश्लेषी जीवों को जंतु जगत में रखा गया। चलो ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं, इसमें से 3 जीव ऐसा है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो उसको पादप जगत में रख दो भैया,
पादप जगत में रख दो। इसमें से 5 जीव ऐसा है जो कि प्रकाश की क्रिया में अपना भोजन नहीं बनाता है, तो उसको किस में रख दो? जंतु जगत में। बताओ पूरे विश्व में। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि पौधे हैं वो एक जगह से दूसरे जगह गमन नहीं कर सकते हैं और प्रकाशन की क्रिया करते हैं। जंतु है जो कि एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह में गमन करते हैं लेकिन प्रकाशन की क्रिया नहीं करते। यह बात तो अच्छी है। लेकिन इस जगत में कुछ ऐसे जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह भागते भी हैं। अब इस प्रणाली को दोषपूर्ण प्रणाली कहा गया। क्यों? क्योंकि पादप है जो एक जगह रहता है, ओके, पौधे को पादप जगत में रख देते हैं। जीव को जो प्रकाशन की क्रिया में कार्य नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, उसको जंतु जगत में रख दिए। लेकिन कुछ ऐसे जंतु प्राप्त हुए हमको जो कि प्रकाशन की क्रिया करता है लेकिन उसका गुण है वो जंतु की तरह रहता है। अब क्या करें? इसलिए इस प्रणाली को फ्लॉप कर दिया गया आगे, और कुछ बहुत सारे प्रणाली आते गया। तो यहाँ क्लियर हो गया आपको कि जो प्रकाशन की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाला जीव है पादप जगत में रखा गया तथा अप्रकाशन जीव को जंतु जगत में रखा गया, है ना। इस प्रणाली में संपूर्ण जीवों का वर्गीकरण 2 जगत में किए जाने के कारण इसे द्विजगत प्रणाली कहा गया है। खत्म। ठीक, चलिए अब आता है द्विजगत प्रणाली के गुण और दोष। हो सकता है इंटेलिजेंट हो आप, लिख सकते हो गुण क्या था, दोष क्या था। और अगर नहीं लिख पाते हो तो ये देखो स्क्रीन में मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। गुण और ये दोष दोनों को देख लीजिए, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। बढ़िया, चलो आगे बढ़े। फिर आगे चलते हैं हम लोग 3 जगत प्रणाली। अब 2 जगत तो फ्लॉप हो गया भाई, तो 3 जगत में जाना पड़ेगा। 3 जगत कैसे बनाया होगा देखो तो, देखते हैं। यह प्रणाली सन 1866 में अर्नेस्ट हैकल, देखिए अर्नेस्ट है, ये अर्नेस्ट नहीं है, अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने एक कोशिकीय, पूर्व केंद्रकीय एवं सुकेंद्रकीय जीवों तथा एक कोशिकीय, पूर्व केंद्रकीय, एक कोशिकीय, पूर्व केंद्रकीय एवं सुकेंद्रकीय जीवों तथा बहुकोशिकीय सुकेंद्रकीय जिसमें कोशिकाएं स्तर संगठन पाया जाता है उसके लिए प्रोटिस्टा जगत बनाया। कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं बताया था। ये क्या क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मैंने बताया ना हर बार नया नाम लिखेंगे, तो अब समझिए ध्यान से। एक कोशिकीय, पूर्व केंद्रकीय एवं सुकेंद्रकीय जीव। चलो इसका नाम लिख देता हूं मैं। एक कोशिकीय, पूर्व केंद्रकीय, सुकेंद्रकीय जीव, है ना। दूसरा का नाम लिखता हूं मैं बहु कोशिकीय, सुकेंद्रकीय, पूर्व केंद्र की नहीं लिखा हूं ना यहाँ पर, सुकेंद्रकीय जीव। चलो कुछ ऐसे जीव जिसमें पूर्व केंद्र की है। अच्छा, पूर्व केंद्र के सुकेंद्र की का मतलब क्या होता है? आप पढ़े होंगे ये कोशिका होता है केंद्रक। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर होता है ना, केंद्रक होता है ना। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होता है। तो केंद्रक बनने से पहले की अवस्था वो कहलाएगा आपका पूर्व केंद्र की, जिसमें लगभग कोश की झिल्ली नहीं के समान है। सुकेंद्र की मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली है और स्पष्ट रूप से, जैसे कि भ्रूण बनता है भाई, भ्रूण, तो भ्रूण से क्या बोलते हैं? प्राक भ्रूण पहले बनता है। सबसे पहले प्राक भ्रूण बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। उसी तरह सबसे पहले क्या बनता है? प्राक केंद्रक बनता है, उसके बाद केंद्रक बनता है। मतलब एक नवजात रूप कह सकते हैं उसका, पूरा विकसित रूप नहीं है। और जब पूरा बन जाता है तब वो विकसित हो जाता है, तो उसी को बोल जाता है पूर्व केंद्र की बोलते हैं, और एक को बोलते हैं सुकेंद्र की बोलते हैं। ठीक है, तो
उन्होंने देखा कि एक कोशिकीय पूर्व केंद्र की जीव और सुकेंद्र की जीव, जिसकी कोशिका जो एक कोशिका से मिलकर बनी होती थी, जिसमें पूर्व केंद्र की भी होता था और सुकेंद्र, दोनों प्रकार के भी होते थे, ठीक है ना। और एक जीव ऐसा देखा उसमें कि बहुकोशिकीय थे और सुकेंद्र की थे। अब क्या करें इसमें, तो क्या हुआ कि उन्होंने एक कोशिकीय पूर्व केंद्र की एवं सुकेंद्र की जीवों तथा बहुकोशिकीय सुकेंद्र की जिसमें कोशिकीय इतर संगठन पाया जाता है उसके लिए प्रोटिस्टा जगत बनाया। इसके द्वारा प्रस्तुत तृतीय जगत प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीव रखे गए। फिर दिक्कत होगी यहाँ पास, चल उसने एक कोश की बहुकोश की जीव को एक साथ रखा, अच्छी बात है। अब उन्होंने क्या किया, कोशिका दो प्रकार होते हैं, पता है ना आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले को और यूकैरियोटिक कोशिका वाले को, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क है, मैं हर चीज़ का मैं क्लियर करते जा रहा हूँ ना, ठीक है, पैसे देते हो आप लोग। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब वे कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, जैसे कि पूर्व केंद्र की बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं रहती उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। ओके, तो क्या किया, देखिए कि उन्होंने एक कोश की पूर्व केंद्र की एवं सुकेंद्र की जीवों तथा बहुकोश की सुकेंद्र की जीव जिसमें कोशिकीय इतर संगठन पाया जाता है उसके लिए प्रोटिस्टा जगत बनाया। इसके द्वारा प्रस्तुत तृतीय जगत प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जीव रखे गए। अब हमारे पास 3 जगत हो गया। कितना जगत हो गया, 3। पहला जगत जंतु, दूसरा पादप और तीसरा आ गया आपका प्रोटिस्टा। अब बता, प्रोटिस्टा में एक यहाँ पर भी देखो एक कोश के बहुकोश दोनों को रखा गया है ना, तो आप समझ जाइए कि आगे ये वाला फ्लॉप भी होने वाला है। पहला फ्लॉप हो गया। तीसरा में चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में आता है आपका 4 जगत प्रणाली। अब ये क्या सोचा होगा, तो देखिए ध्यान से, एक कोशिकीय पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की, ये आपको मैंने बता रखी है इसमें जीव जगत में। और क्या बताया, बहुकोश की सुकेंद्र की, है ना। पूर्व केंद्र की और सुकेंद्र की में क्या फ़र्क है बताया था मैंने, ओके। चलिए, इस प्रणाली में पूर्व केंद्र की जीवों के लिए, पूर्व केंद्र की, देखिए एक कोश की 2 प्रकार के हो सकते हैं, बताया था मैंने। एक कोश की या तो पूर्व केंद्र की भी हो सकता है या तो सुकेंद्र की। अब इसको भी अलग अलग करना है तो फिर 4 जगत प्रणाली का यूज़ किया गया। तो इस पद्धति में पूर्व केंद्र की जीवों के लिए मोनोरेल जगत को प्रस्तावित किया गया, ठीक है जी। मोनोरेल जगत लाया गया, है ना। प्रोटिस्टा के अंतर्गत, अब इसको पूरा किस में लिया गया था, प्रोटिस्टा में लिया गया था, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत केवल एक कोशिकीय यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है आपको, सुकेंद्र की बोल रहा हूँ, वो तो सुनाई दे रहा होगा, है ना। तो इसके प्रोटिस्टा के अंतर्गत केवल एक कोशिकीय सुकेंद्र की जीवों को रखा गया। चलो, अब नया जगत आ गया मोनेरा। अब आपको याद होगा कि मोनेरा में केवल और केवल एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कभी चेंजेस नहीं होगा कि मोनेरा जगत के अंतर्गत जो कौन से जीव को रखा गया, एक कोशिकी और पूर्व केंद्र की, प्राक केंद्र की, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता उस कोशिका को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो एक कोशिकी अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को किस में रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। जब एक एक जगत का मैं डिटेल करूँगा दूसरा अध्याय का पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग भी पूरे जगत को, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रणाली में पूर्व केंद्र की जीवों के लिए मोनेरा जगत को प्रस्तावित किया गया और प्रोटिस्टा के अंतर्गत केवल एक कोश की सुकेंद्र की, ये देखिए ये पूर्व केंद्र की, ये सुकेंद्र की जीवों को रखा गया। इस प्रणाली को कोपलैंड द्वारा 1956 में प्रस्तुत किया गया। कंप्लीट, ये हो गया 4 जगत प्रणाली। और लास्ट आता है आपका 5 जगत वर्गीकरण, है ना। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस अध्याय में आपको 5 जगत वर्गीकरण तो पढ़ने को मिलेगा, लेकिन प्रत्येक जगत को मैं एक एक पॉइंट को लेते जाऊँगा, प्रत्येक जगत का एक एक पॉइंट को लेते जाऊँगा मैं, है ना। तो उसके आधार पर आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा। तो आज का पॉइंट में केवल मैं ये बताऊँगा, देखिए इसके बाद वाले वीडियो में क्या बताऊँगा। 5 जगत वर्गीकरण में पहला जगत आएगा आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, ठीक है। तो केवल और केवल मोनेरा जगत को पढ़ेंगे अकेला नेक्स्ट वीडियो में ना। आज के वीडियो में केवल मैं बताऊंगा मोनेरा जगत का केवल लक्षण, प्रोटिस्टा जगत का केवल लक्षण, जंतु जगत का केवल लक्षण, 5 लक्षण, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह आता है कि जंतु जगत के 5 लक्षण बताइए, इसके 5 लक्षण बताइए, ऐसे, ठीक है। तो वो हम लोग
प्रत्येक जगत को एक एक पॉइंट में देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में केवल 5 जगत वर्गीकरण का क्या लक्षण देखते हैं, ठीक है। और चलते हैं 5 जगत वर्गीकरण है क्या। तो पहले बता देता हूँ कि इस वर्गीकरण में संपूर्ण जीवों को 5 जगत में बांटा गया। कितने जगत में? 5 जगत में। कैसे 5 जगत में? कि पूर्व केंद्र की जीवों के लिए तो मोनोरा हो गया, एक कोष की सुकेंद्र के लिए प्रोटिस्टा हो गया, और प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन हो गया? प्लांटी जगत हो गया, और जो बिना प्रकाश संश्लेषण वाले हैं उसके लिए कौन सा हो गया? जंतु हो गया। अब बच गया जो आप लोग खाते हो क्या खाते हो? वो जी जिसको, अरे यार मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रहता है मशरूम, कवक। अब भाई इसको हम कहाँ रखें? अब ये तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, लेकिन पौधे की तरह दिखाई देता है क्या? कि नहीं देता है? देता है ना। अब इसको कहाँ रखें? तो इसके लिए भी एक व्यवस्था किया गया है ना, हम बताते जा रहे हैं आपको, समझते जाइए, है ना। इसके लिए व्यवस्था किया गया एक फंजाई जगत का, है ना। तो अब हमारे पास कुल 5 जगत हो गया। मोनोरा 1 हो गया, प्रोटिस्टा 2 हो गया, कहाँ है प्रोटिस्टा 2 हो गया, फंजाई 3 हो गया, प्लांटी 4 हो गया, और जंतु जगत अर्थात एनिमिलिया 5 हो गया। तो इसी का नाम है 5 जगत वर्गीकरण। इसका डिटेल ज़्यादा लिखेंगे नहीं, इतना लिखेंगे कि इस जगत का जो वर्गीकरण किसने किया था? वीटेकर, इसको ऐसे भी लिखते हैं वीटेकर नामक वैज्ञानिक ने किया था, रॉबर्ट वीटेकर 1969 में किया था। इसमें संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में बांटा गया था, पर प्रत्येक का नाम लिख देना पहले से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या था। तो 5 जगत वर्गीकरण का 3 आधार थे, जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला आधार, कोशिका की संरचनात्मक जटिलता। कोशिका का संरचनात्मक जटिलता पहला आधार था। और एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, इसी आधार के आधार पर हम लोग क्या बनाएंगे? लक्षण बनाएंगे। देखना अच्छे से समझ आएगा, एकदम कंप्लीट। कोशिका की संरचनात्मक जटिलता, आप देखोगे किसी जीव में कि उनकी कोशिका है, उसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है कि नहीं, इसको बोलते हैं कोशिका की संरचनात्मक जटिलता। ये कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक है, ये कोशिका इसमें केंद्रक है। अगर जिसके कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, रख दो उसको प्रोटो, यहाँ पर प्रो लिखा हूँ, मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक। जिसके केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं, प्रोकैरियोटिक में रख दो। वर्गीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है? किसके आधार पर? कोशिका की संरचनात्मक जटिलता के आधार पर। दूसरा, जिसके केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली हो, उसको रख दो फटाक से यूकैरियोटिक कोशिका। बात समझ आई? आया ना। दूसरा, शारीरिक जटिलता, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, एक कोश की जीवों में आएगा। जिनकी शरीर बहुकोश की, हम लोग किस में आते हैं? बहुकोश की है, किस में आते हैं? गीतांजलि छोड़कर बहुकोश की हम लोग सब जन, है ना। तो जो पतली लोग है एक कोश की जी, है ना। मनुष्य पूरा किस में आता है? बहुकोश की में आता है, ठीक है। तो जिनके शरीर, जैसे कि अमीबा एक कोश की, ठीक है, हम लोग सब बहुकोश की। तो देखेंगे पहले उसके शरीर कितने कोशिका मिलकर है। एक कोश की में रखो, बहुकोश की में रखो, खत्म। वर्गीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है? तीसरा था पोषण की विधि। अब पोषण की विधि में क्या है? स्वपोषी विषमपोषी, जो अपना खाना स्वयं बनाता है, कुकर में बनाते वाला नहीं, जो अपना खाना प्रकाश क्रिया से बनाता है उसको स्वपोषी में रख देते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। और जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है उसको विषमपोषी में रख देंगे। हम लोग नहीं बना पाते हैं, प्रकाश क्रिया होती है क्या? किसी में होता है बताना भाई कमेंट में, है ना। तो ये विषमपोषी में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 3 आधार हो गए। इसी के आधार पर मैं क्या बनाता हूँ देखना, प्रत्येक का क्या बनाऊंगा मैं? एक एक लक्षण बनाऊंगा, और हम लोग पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण का 5 लक्षण, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं। 5 जगत का मैं 5 लक्षण एक लाइन में बताता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आज आपके सामने प्रस्तुत होगा, क्योंकि मैं एक अध्याय को जाता तो फिर 5 लक्षण के लिए 5, इसके 5 लक्षण के लिए फिर टाइम 5 लक्षण, तो मैं एक लाइन में 5 का एक साथ बताता हूँ। और इसको एक साथ अगर बताऊँगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। एकदम समझते जाइए, ध्यान समझते जाइए। हमारे पास 3 आधार था ना। पहला क्या आधार था?
केंद्रक झिल्ली है कि नहीं उसके आधार पर। दूसरा क्या था, एक कोशिकी की बहुकोशिकीय है। तीसरा आधार क्या था, पोषण, स्वपोषी विषमपोषी है। उसी के आधार पर 3 लक्षण तो हमको ऐसे ही मिल गया। कैसे मिल गया देखो, पहला पॉइंट किसका, मोनेरो जगत का। इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, कौन सी जगत, मोनेरो जगत। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, पहले आपको क्या बोला मैंने, संरचना मतलब संगठन। तो 2 ही प्रकार है हमारे पास, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या तो क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। इसी के आधार पर एक एक लक्षण बनता जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है कौन सा यूकैरियोटिक है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। एक लक्षण कंप्लीट। बात समझ आ गई आपको। चलो हम लोग चलते हैं दूसरा, प्रोटिस्टा जगत में। मैंने क्या बोला इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसको कैसे डिटेल करके पूरे डिटेल भी कर देता हूँ कि इस जगत के, मोनेरो जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। एक बार और सुन लीजिएगा कि मोनेरो जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, अतः ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इस चीज़ को आप रट लीजिए, बस बदलना क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। ये हो गया पहला, किसका, पहला प्रोटिस्टा का। फिर क्या लिखोगे कि इसके अंतर्गत अर्थात प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अतः यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। 2 लक्षण ऐसे ही लिख दिया क्या, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं वही जिसके में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। समझ आ गया, ठीक है ना। अब इसका पहला फंजाई का, चलो मैं कर देता हूँ डिटेल। यूकैरियोटिक, चलो लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने यूकैरियोटिक, यहाँ लिख दिया मैंने यूकैरियोटिक, ठीक। यूकैरियोटिक के लिखते हैं यूकैरियोटिक, लेकिन मैं तो क्या लिखता हूँ, यूकै, पुस्तक में यूकैरियोटिक लिखा हुआ रहता है ना। अब बताओ डिटेल कर लोगे तीनों का, समझदार हो। चलो मैं इसमें एक कर देता हूँ, एनीमिलिया कर देता हूँ। इसके अंतर्गत आने वाले जीव के कोशिका के केंद्रक, या डायरेक्टली कोशिका लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव उनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अतः यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। सबका एक एक लक्षण समझ आ गया। दूसरा लक्षण चलते हैं हम लोग, शारीरिक जटिलता। पहला संरचना में चले थे, संरचना मतलब संगठन, संगठन नहीं जी, संरचना मतलब संरचना, बाह्य उसके आंतरिक संरचना कह सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि संगठन हम लोग बोलेंगे तो संगठन तो आपका एक कोश के बहुकोशिकीय में जाएगा, ठीक है, ओके। तो सीधा हम लोग कौन से पॉइंट में आए थे, दूसरा, शारीरिक जटिलता, जिसको हम लोग बोलेंगे संगठन, ठीक है। मैं इसको संरचना संगठन बोल दिया था क्या, नहीं बोलूँगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो संगठन में कौन आता है आपका, शारीरिक जटिलता। ये पहला संरचना क्या हो गया आपका, पहला कोशिका की संरचनात्मक जटिलता, मैंने बताया था ना, आधार बताया था ना, कोशिका की संरचनात्मक जटिलता। दूसरा शारीरिक जटिलता, शारीरिक जटिलता में एक कोश के बहुकोश क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वहाँ एक कोशिकीय होते हैं। चलो दूसरा लक्षण मोनेरो जगत का कंप्लीट, एक कोशिकीय होते हैं, समझ आया। हाँ, अब चलते हम लोग प्रोटिस्टा में। क्या लिखोगे, इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, समझ आया। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव कहते हैं एक कोशिकीय होते हैं। फंजाई, अब इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, ये तो याद हो गया ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 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 यूकैरियोटिक, एक कोश की दो लगातार एक कोश की। अब आता है इसमें फंजाई जगत, कवक जगत, मशरूम जगत, पेनिसिलियम जगत, एस्परजिलम, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, राइजोपस हैं। तो ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, बताओ इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं, ऐसा लिखना है भैया, याद रखिएगा।
आगे हम लोग चलते हैं प्लांटी जगत। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? प्लांटी जगत, प्लांटी जगत। यहाँ आएगा बहुकोशिकीय। अब बताओ क्या लिखोगे इसके अंतर्गत? प्लांटी जगत के अंतर्गत आने जीव होते हैं क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। उनके सारे बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है। एनोमिलियम क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। डिटेल करना आ जाएगा ना इसका भी, तो इसका मैं नहीं करूँगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, 2 आधार हो गया। तीसरा आधार था पोषण। तीसरा आधार था पोषण। अब पोषण के आधार पर हम लोग जानेंगे तो यहाँ से मैं जाता हूँ, उल्टा जाता हूँ। भाई चेंज द लाइफ, हम सब बदलते जा रहे हैं, सब आप भी बदलते जाइए। तो इधर से जाकर इधर जाते हैं। तो पहले चलते हैं एनीमिलिया। तो एनीमिलिया कोई अपने जीव स्वयं बनाता है क्या? बोला नहीं, ये क्या है? विषमपोषी। तो इसके अंतर्गत आना जीव क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। प्लांटी, प्लांटी भाई स्वपोषी होते हैं, कभी भी विषमपोषी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। क्या होते हैं? स्वपोषी। अब आता है फंजाई। तो भाई ये कभी भी कुकुर मुत्ता क्या होता है? अपना खाना नहीं बनाता, याद रखिएगा ध्यान से, इसीलिए तो इसको हटाया गया, प्लांटी जगह से हटाया गया। पौधे की तरह भले ही दिखता है लेकिन ये प्लांटी जगह में नहीं आता है ना। तो फंजाई, तो ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता, अर्थात क्या होता है? विषमपोषी। विषमपोषी, इसको आप ऐसे कर सकते हो, मृतोपजीवी भी कर सकते हो। सड़े गले पदार्थ में ये अपना भोजन निर्माण करता है। आगे आता है प्रोटिस्टा। एक चीज़ और बताता हूँ, इस प्रोटिस्टा में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। स्वपोषी और क्या है? विषमपोषी। अब आप सोचोगे कि कुछ ऐसे, ये तो जीव है ना, ये तो कोई पौधा नहीं है, तब भी कैसे स्वपोषी होता है? लेकिन कुछ ऐसे जीव है भाई, आप लोग बहुत सारे नाम सुने होंगे, यूग्लिना वगैरह। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे जीव है जो कि स्वपोषी अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा जीव ही है, पौधा नहीं है, तब भी अपना भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी विषमपोषी दोनों आते हैं। ये विषमपोषी इधर से जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मोनेरा। मोनेरा मतलब सबसे फर्स्ट वाला जगत। हमारे पास जो जगत सबसे पहले आता था, ये हमारे पास इसमें भी कुछ ऐसे जीव है जो कि स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। चलो अब याद करने का तरीका आपके ऊपर है जी। स्वपोषी विषमपोषी, स्वपोषी विषमपोषी और विषमपोषी दोनों, स्वपोषी विषमपोषी दोनों हैं। इसमें विषमपोषी, इसमें स्वपोषी फिर विषमपोषी। वो तो देखकर समझ आता है यार, मनुष्य खाना नहीं बनाता, विषमपोषी। प्लांट खाना बनाता है, स्वपोषी। फंजाई तो नहीं बनाता, विषमपोषी। अब ये दोनों बनाता भी है, नहीं बनाता भी है, विषमपोषी विषमपोषी स्वपोषी। तो 3 जो लक्षण हैं, 3 लक्षण सबका एक 5 मिनट लगा ना, ज़्यादा नहीं लगा। तो ये 3 लक्षण आपको कंप्लीट कर लेना है। और जो चौथा लक्षण है वो कोशिका भित्ति के आधार पर बताऊँगा। कोशिका भित्ति, तो भाई कोशिका भित्ति है या तो नहीं है, सीधी बात है ना। तो कोशिका भित्ति, तो मोनेरा। तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। प्रोटिस्टा, इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट होती है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में हमेशा आप लिखना नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फंजाई, भाई ये फंजाई है, फंजाई के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांटिम तो आँख बंद करके लिखना है, पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति मुख्य पहचान होती है प्लांट जगत की। कोशिका भित्ति पाई, आप पेपर में पाई जाती है मत लिख देना, है ना। यहाँ पर क्या लिखना है कि इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनीमिलिया मनुष्य में नहीं पाई जाती है, किसी के पाई जाती है तो बता देना, है ना। नहीं पाई जाती है, ठीक। तो 4 लक्षण कंप्लीट। और 5वां लक्षण को ऐसे अपने हिसाब से लिख देना। यहाँ पर मोनेरा के 1 आध लक्षण लिख देता हूँ मैं, कुछ भी अपने हिसाब से। ऐसा लिख देना, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेंस,
ग्लाइकान्स केन्स भी बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी होती हैं। ऐसा नॉर्मल अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। इसका पाँचवा हम देखते हैं, प्रोटिस्टा के पाँचवा। प्रोटिस्टा के पाँचवा में क्या लिख देना कि इनके सभी क्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न होती है। वैसे तो इसमें भी एक कोशिका में संपन्न होती है, लेकिन क्या है लास्ट वाले देखते नहीं, फेंक दिया जाता है ना, फेंकते नहीं है, एकदम सही है ना, ठीक है। तो इनकी जो कोशिका होती है, ये इनका यहाँ है सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। इसमें सभी क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। फंजाई, फंजाई में क्या लिख देना है अपने हिसाब से, एक आध डाल दो। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट लिख देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता ना, तो यहाँ पर ना ये प्लांटिम चला जाता, ठीक है। अब प्लांटिम क्या, इसका उल्टा लिख दो, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है करके, बढ़िया, ठीक है ना, एक पॉइंट मिल गया ना। इसमें लिख दो एनीमिलियम में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया तो इसलिए हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं भाई, ठीक। तो ये 5 जगत वर्गीकरण का केवल लक्षण है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण का एक एक मोनोजगत का पूरा डिटेल, प्लास्टिक प्रोटिस्टस सबका। इसके जस्ट बाद एक चीज़, आप क्लास या वीडियो में अगर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। क्योंकि बेल आइकन ऊपर में सब्सक्राइबर लिखा होता है, उसके जस्ट ऊपर में एक बेल आइकन होता है, उसको क्लिक करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, रेड लाइट की तरह, है ना। आपको नया वीडियो अपलोड होते जाएंगे, पता चलते जाएंगे। क्लियर, थैंक्स।